सीधे चलते हैं लाइव पीसीसी मुख्यालय जयपुर, जहां गोविंद सिंह डोटासरा और गौरव वल्लभ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम सब लोग उसका एक स्वर से निंदा करते हैं उनके इस कदम की, और वास्तविकता क्या है प्लस क्या हम लोग करने जा रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोकतंत्र का महत्व जो भारत के लोकतंत्र का विदेशों में भी है, उसको जो महत्व को कम कर रहे हैं ये लोग बात, उसके बारे में हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं, वो इसके ऊपर पूरे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबसे चर्चा करने के लिए अपनी बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से रखने के लिए आए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोल करके तीनों राज्यसभा चुनाव में जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे नेतृत्व ने जो फैसला करके यहाँ भेजा था, उसमें हमें विजय श्री मिली है, और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो हारा है, सत्य की जीत हुई है, गुड गवर्नेंस की जीत हुई है, हमारी एकजुटता की जीत हुई है। हमारे नेतृत्व ने जो हम पे विश्वास किया उसके ऊपर राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस जन और हमारे सरकार सब हम लोग सत्ता और संगठन सब खरे उतरे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे ही इस अग्नि परीक्षा से, इस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से हमारे नेता बिल्कुल बेदाग निकलेंगे और खरा सोना होकर के वापस कल जो कार्यक्रम हमने तय किया है कि 9 बजे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम यहाँ जाएंगे। ईडी दफ्तर का हम लोग घेराव करेंगे और ईडी दफ्तर में हम लोग वहां पर डट करके इनकी गलत नीतियों का, इनके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मामले के ऊपर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी अपनी बात रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं कि पूरा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गौरव वल्लभ जी आपको सबको उसके विषय के ऊपर बात करेंगे। गौरव वल्लभ। बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा जी। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना घबराएंगे, लड़ेंगे और असत्य और षड्यंत्र को एक बार फिर हराएंगे। सत्य ने हमेशा असत्य को मात दी है और इस बार पुनः सत्य की अग्नि परीक्षा हो रही है। सत्य, असत्य, षड्यंत्र और भ्रम को मिटाकर वापस प्रज्वलित होगा। साथियों, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बड़े ही ब्रीफ में अपनी बात बताई, मैं आपको कंटेक्स्ट वाइज सारी चीजें बताता हूं और सारे कागज प्रेस वार्ता के बाद आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप जब लिखेंगे, आप जब दिखाएंगे तो देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी आने वाले चुनावों की हार से बौखला के किस तरह से बेरोजगारी की जो आग लग रही है देश में, उससे देश को भटका के, महंगाई की आग से देश को भटका के इस तरह के मुद्दे उठाती है। BJP's model of governance is based on 3 Ds। भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल 3 D पर आधारित है। डिस्ट्रैक्ट करो, डाइवर्ट करो और डिस्टॉर्ट करो। मतलब आप मुद्दों से भटकाओ, आप मुद्दों को असत्य रूप से प्रस्तुत करो और आप नया मुद्दा जो है ही नहीं, कृत्रिम रूप से उसको बुन के आप देश के सामने रख दो। तो ये 3D पॉलिसी ना तो पहले चली है, ना नेशनल हेराल्ड के जो इश्यू है उसमें चलेगी। अब नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है वो कब से चल रहा है साथियों? 1937 में इसकी स्थापना की गई। किसने करी? सरदार पटेल, पंडित नेहरू,
आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, श्री पुरुषोत्तम टंडन साहब ने क्यों करी? ताकि हिंदुस्तान की आजादी में एक अखबार का जो इंपॉर्टेंस था और कंट्रीब्यूशन था वो आ सके। उस नेशनल हेराल्ड जो कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी के अंतर्गत निकलता था, उसकी स्थापना 1937 में पंडित नेहरू सरदार पटेल ने की अंग्रेजों को भगाने के लिए। जब 1942 से 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस अखबार पे अंग्रेजों ने बैन लगाया तो महात्मा गांधी के शब्द थे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये एक बड़ी त्रासदी है। ये अखबार की भूमिका है, ये इस अखबार का महत्व है। ये अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक फर्म है, वो फर्म ये अखबार निकालती थी। चलो साहब, इस समाचार पत्र की उत्कृष्टता, इसके संपादकीय की बेहतरीन संपादकीय लिखने के बावजूद ये समाचार पत्र निरंतर रूप से लॉस में चल रहा था। जब लॉस में चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बुक्स में दिखाकर, कोई छुपा के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में दिखाकर 90 करोड़ का लोन इस समाचार पत्र को दिया। क्यों दिया? ताकि ये समाचार पत्र अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, उनको वीआरएस का बेनिफिट दे सके। ये समाचार पत्र लॉस में होने के कारण बिजली का बिल नहीं दे पा रहा था, बिजली का बिल दे सके। ये समाचार पत्र जहां पे छपता था उस बिल्डिंग का किराया नहीं दे पा रहा था, उसका किराया दे सके। उस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया तो सिर्फ कर्मचारियों के बकाया और वीआरएस में उपयोग में लाए गए। ये उस अखबार ने, उसके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जो अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें बताया गया। अब 90 करोड़ का क्या ऋण देना? क्या पॉलिटिकल पार्टी किसी को ऋण नहीं दे सकती? भारत के कानून में तो वैसी व्यवस्था नहीं है। अब मोदी जी मान लो कोई दूसरे देश का कानून पढ़ के आए हो तो पता नहीं, पर भारत के संविधान में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर 2012 को एक पत्र लिखा। उस 6 नवंबर 2012 के पत्र में लिखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी ऋण दे सकती है। और हमने ऋण क्यों दिया? हमने इसलिए दिया क्योंकि इस समाचार पत्र का कंट्रीब्यूशन था भारत की आजादी में। इस समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए थे सरदार पटेल और पंडित नेहरू का पसीना, उनकी सोच। इस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ था आचार्य नरेंद्र देव का विजन। इस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ था महात्मा गांधी का भारत का दृष्टिकोण। इसलिए हमने जरूरत समझी कि इस समाचार पत्र को बचाया जा सके। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस 90 करोड़ रुपए की जो ऋण है, इसकी विधिवत घोषणा, इसकी विधिवत अकाउंटिंग कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में भी हुई। और 90 करोड़ का जो ऋण, जो कि एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, 100 इंस्टॉलमेंट्स में दिया, वो 90 करोड़ का ऋण इस समाचार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिया गया, क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ये समाचार पत्र निकालता है। इसमें से 67 करोड़ उन्होंने कर्मचारियों को अपना वेतन देने के लिए यूज किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये समाचार पत्र, जैसा कि मैंने बताया, लॉस में चल रहा था लगातार। ये समाचार पत्र ने कहा, एसोसिएटेड जर्नल्स ने कहा कि वह ये 90 करोड़ रुपए की राशि चुकाने में समर्थ नहीं है, उसके पास रेवेन्यू नहीं है कि वो 90 करोड़ जो उसने ऋण लिया था कांग्रेस पार्टी से, उस ऋण को वापस चुका सके। तो उस समाचार पत्र ने बोला कि हम इस ऋण को, इस डेट को इक्विटी में तब्दील कर देते हैं, हम इस ऋण को एक शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो शेयर्स हमने नहीं लिए, एक यंग इंडिया लिमिटेड नाम की नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म जिसमें से 1 रुपया भी आप नहीं निकाल सकते, उस यंग इंडिया लिमिटेड को इसने जो 90 करोड़ का ऋण था वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये गलत है? क्या ये कानूनन अपराध है? क्या इसमें से 1 रुपया भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने निकाला है? यंग इंडिया लिमिटेड जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म है, उसमें
यंग इंडिया लिमिटेड में प्रबंध समिति के सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी है, श्री राहुल गांधी जी हैं, स्वर्गीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी थे, श्री सुमन दुबे जी थे। अब इसमें अगर नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म को, क्योंकि समाचार पत्र के पास पैसा नहीं है, तो उसने अपने जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आल्सो लीगल है। इसमें से आज तक प्रबंध समिति के एक भी सदस्य, मैंने 5 सदस्यों के नाम गिनाए, एक भी सदस्य ने एक पैसा का भी इस यंग इंडिया से पैसा बाहर नहीं निकाला, और निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म में से आप अपना वेतन के रूप में, अपने पारिश्रमिक के रूप में, अपने लाभांश के रूप में एक पैसा भी कंपनी अधिनियम के तहत निकाल भी नहीं सकते। जब निकाल भी नहीं सकते तो ये किस बात का ईडी का नोटिस है? जब कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम बोला कि हम पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विजन को हम मरने नहीं देना चाहते और ना मरने देंगे, हमने उसको ऋण दिया, बाकायदा अकाउंट्स में बता के ऋण दिया, वो समाचार पत्र वापस नहीं पैसा दे पा रहा, तो यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर्स लिए। अब कांग्रेस पार्टी ने शेयर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फर्म के शेयर्स नहीं ले सकती, इसलिए एसोसिएटेड जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसने एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर्स लिए, क्योंकि जो 90 करोड़ का कांग्रेस पार्टी ने ऋण दिया था उसके पास वो चुकाने को पैसा नहीं था। तो अब सवाल ये है कि जब एक पैसा भी बाहर नहीं निकला, जब एक पैसा भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर के पास गया नहीं, तो ये किस बात का नोटिस है? क्या देश में कानून की प्रावधान को मानना के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व का इरादा बड़ा स्पष्ट है, लड़ेंगे और हराएंगे, झूठ को पुनः हराएंगे। इरादा स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत की आजादी का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत के जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, उनके लहू का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, उसको कांग्रेस पार्टी बंद नहीं होने देगी। इस विरासत के प्रतीक के लिए, इस मूल्य के लिए, जिस मूल्य के लिए हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को देश से बाहर धकेला, उस प्रतीक के लिए, उस आदर्श के लिए, उस सिद्धांत के लिए हम नेशनल हेराल्ड को, जो कि सेकुलरिज्म, जो कि लोगों की आवाज बन के आगे बढ़ता था, उस अखबार को हम मरने नहीं देंगे। और ये सत्य की लड़ाई है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। इस बार भी श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व इस सत्य की लड़ाई में और ज्यादा ओजस्वी होकर बाहर निकलेगा। मैंने आपको इस पूरे इश्यू को बड़े शॉर्ट में बताया। आंदोलन ये है कि जो ये असत्य और भ्रम का जो जाल बुना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, क्योंकि बौखला क्यों रही है? क्योंकि उनका जो 3D पॉलिसी है, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट और डिस्टॉर्ट पॉलिसी, जनता ने और युवाओं ने उसको नकार दिया है। देश भर में ईडी के दफ्तर के सामने जाके, देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने जाके कांग्रेस पार्टी की हर राज्य इकाई इस सत्य की लड़ाई के लिए, इस महात्मा गांधी जी की लड़ाई के लिए, इस पंडित नेहरू की लड़ाई के लिए, सरदार पटेल की लड़ाई के लिए, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी लहू की लड़ाई के लिए, इस समाचार पत्र के अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करेंगे। ईडी के दफ्तर के सामने बैठ के सारा झूठ देश के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने बुना है उसका एक एक ताना हम बाहर निकाल के देश के सामने रखेंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमारे सारे नेता, सारी स्टेट यूनिट्स और दिल्ली में पूरा एआईसीसी की पूरी यूनिट राहुल गांधी जी के साथ ईडी के दफ्तर जाएगी और ये बताएगी कि जो पार्टी के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे वो ईडी से क्या। ये ईडी के लिए तो मैं नहीं बोल रहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। क्या कहा? मैं पुनः दोहराता हूं कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और अन्य जांच एजेंसियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती है और सरकारें जाती है, पर ये जो संस्थाएं हैं इनकी विश्वसनीयता बनाने में
बरसों का समय लगता है। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया, अपना पसीना दिया इन संस्थाओं को बनाने के लिए। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को हमें इस तरह धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं है। ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, डीआरआई, आपने कभी सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पे क्यों नहीं कभी सम्मन करती है, क्यों नहीं कोई नोटिस देती है? जब कोई व्यक्ति विपक्षी दल में होता है तो उस पे समन, जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया समन वापस, जैसे ही वो व्यक्ति भाजपा से वापस चल गया समन वापस उसको दे दिया गया। ये कोई तरीका है? इससे संस्थाओं पे डेंट लगता है, इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर होता है, इससे भारत का संविधान कमजोर होता है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं। व्यक्ति एक पार्टी से भाजपा गया, सारे ईडी के नोटिस ले लिए, भाजपा से वापस उस पार्टी में चले गया, वापस नोटिस चले गए। इज दिस द मॉडल ऑफ गवर्नेंस? क्या हमारे पुरखों ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी इसके लिए लड़ाई लड़ी? आज ये संस्थाएं जितनी भी है ये बीजेपी की सब्सिडरी फर्म बन के रह गई है। ये सिर्फ बीजेपी, और ये मैं नहीं कह रहा, भाजपा के महाराष्ट्र के 2 सांसद बोले खुलेआम, उनके वीडियो आप चेक कीजिए। एक तो संजय पाटिल साहब है, बोले मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बीजेपी का सांसद हूं, ईडी मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के सांसद खुलेआम मंचों पर बोल रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश ने चेताया इन संस्थाओं को। फिर भी हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम ना तो अंग्रेजों के सामने झुके, हम उनको भी हमने लड़के उनको भगाया, आपसे भी लड़के आपको सत्ता से बेदखल करने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। ये ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, इनसे हम डरने वाले नहीं। और एक प्रश्न के साथ आपके उत्तर को समाप्त करूंगा। क्या पिछले 8 साल में, चुनौती देकर पूछता हूं, आप सब लोग जागरूक पत्रकार हो, पिछले 8 सालों में विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर, विपक्षी दल के नेताओं के रिश्तेदारों के ऊपर, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके छापे पड़े, क्या एक में भी अब तक 8 साल में एक चार्जशीट दाखिल हुई? क्या एक चार्जशीट दाखिल हुई? मैं चुनौती देकर पूछता हूं आपके माध्यम से, एक भी नहीं हुई। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्ट एंड डाइवर्ट, जो मैंने 3D मॉडल बताया, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। ये 3D मॉडल से गवर्नेंस नहीं चलने वाला। देश आज ये पूछना चाह रहा है कि इतनी भयंकर बेरोजगारी क्यों है? देश आज ये पूछना चाह रहा है कि जो 10% की दर से भारत की विकास दर हुआ करती थी, वो आज 4.1% जो कि लास्ट 3 क्वार्टर में आई, वहां पर कैसे पहुंची? देश आज ये पूछना चाह रहा है कि निरंतर महंगाई जो बढ़ रही है उससे कैसे काबू में पाया जाए। इन सवालों का भाजपा के पास सवाल नहीं है। हाँ, अगली डेट देते हैं, 17 में 22 की डेट और 22 में 27 की डेट। पहले 16 में बोला 22 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 22 में हर हिंदुस्तानी को घर मिल जाएगा, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आ जाएंगे। नई डेट से काम नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा आपने 8 साल में 3D के अलावा एक भी अच्छा काम किया हो तो बताओ। ये मुद्दा लेकर हम प्रेस वार्ता के लिए आए। इस विषय संबंधित प्रश्न हो तो आप मुझसे जरूर कीजिएगा। राज्य संबंधित प्रश्न है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो आपका जवाब देंगे। आपने कहा कि जो लोन दिया गया था वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लोन दिया गया था, वापस जो पैसा आना चाहिए था या इक्विटी आनी चाहिए थी वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आती, लेकिन यहाँ पर आपने 5 लोगों के नाम गिनाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत। जी, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि खाते का लोन देने, अब आपको बताता हूँ 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिया। ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है उसको छापता था। अब 90 करोड़ का लोन में से 67 करोड़ तो उसने कर्मचारियों को जो बकाया था, जो वीआरएस का ड्यूज था, उसमें दे दिया। बाकी पैसा जो बचा उसमें उसने बिजली का बिल, अपने मकान का किराया का बकाया बिल और जो गवर्नमेंट के स्टेचुरी ड्यूज थे उसमें उसका प्रयोग किया। अब वो अभी भी वो समाचार पत्र वापस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया।
वो समाचार पत्र वापस भी लाभ में नहीं पहुंच पाया, तो वो अपना ऋण वापस नहीं कर पा रहा। जब वो ऋण नहीं कर पा रहा तो उसने कहा कि आप हमारी इक्विटी ले लो। हम इक्विटी नहीं ले सकते क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक यंग इंडियंस लिमिटेड नामक एक नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म होती है, उसमें से 1 रुपया भी जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, 1 पैसा भी उससे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका मतलब ही नॉट फॉर। मैं 1 मिनट, आप मेरे को पूरा करने दीजिए, फिर सवाल लूंगा। तो उसमें से 1 रुपया भी आप बाहर निकाल नहीं सकते। जब आप बाहर निकाल नहीं सकते उस नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म के, तो मैंने तो आपको नाम भी बता दिए कि प्रबंध समिति के सदस्य ये थे। क्या उन्होंने 1 रुपया भी बाहर निकाला? इस बात का कोई ब्यौरा नहीं है और निकाल ही नहीं सकते। कंपनी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने 1 रुपया भी इस नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म से बाहर नहीं निकाला। तो ये वायलेशन कैसे हुआ? क्या लोन देना वायलेशन है? नहीं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है। क्या डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना वायलेशन है? नहीं, क्योंकि ये भी स्पष्ट रूप से हमने बता के किया, हिंदुस्तान के प्रावधानों के अंतर्गत किया। क्या किसी व्यक्ति का नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में प्रबंध समिति का सदस्य बनना इलीगल है? क्या गैर कानूनी है? नहीं। तो इसमें गैर कानूनियत कहां है? एक पूरा केस मैंने आपके सामने रख दिया। गौरव जी, सवाल ये है, जो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं यंग इंडिया, उसने लोन नहीं दिया था, तो वो कैसे इक्विटी ले सकती है? जी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोन तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, लोन वापस जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है वो वापस कांग्रेस पार्टी को देने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग है। तो एक नई जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म बनाई, क्योंकि वो कह रही है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कि हमारे पास पैसा देने के लिए पैसा वापस नहीं है, आप हमारी इक्विटी ले लो। हम तो इक्विटी ले नहीं सकते, तो इस फर्म को बनाया गया जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म है, जो कि बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन में इसकी भी हमने बाकायदा सूचना दी। और ऐसा हजारों पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी भी कई जगह ऐसा करती है। तो इसमें गैर कानूनियत कहां है? 1 रुपया बाहर नहीं निकला, 1 रुपया ऐसा नहीं है जिसकी हमने ब्यौरा नहीं दिया कंपनीज अधिनियम के तहत, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत। तो इसमें वेयर इज द इलीगलिटी इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? दैट इज द क्वेश्चन। इसमें पूरे ट्रांजैक्शन में गैर कानूनी चीज क्या है? क्या उदाहरण है बीजेपी का आप बता रहे हैं? मैं हजारों उदाहरण है, मैं अभी विषय को भटकाना नहीं चाहता। उनके कई फाउंडेशन चल रहे हैं देश में, और उन फाउंडेशनों में कितना ऋण दिया जा रहा है वो सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। विषय से भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको उदाहरण नहीं देना चाहता। उनके सैकड़ों फाउंडेशन चल रहे हैं देश में, और राजस्थान में भी चल रहे हैं, जिनको वो ऋण देते हैं और इस तरह का काम। मैं पूछ रहा हूं, इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको एक जगह भी कंफ्यूजन दिखा? एक जगह भी ऐसा लगा कि इलीगलिटी है? जब इलीगलिटी नहीं है तो ईडी का नोटिस क्यों? इसका मतलब तो ईडी का नोटिस हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा। जो मोदी से सवाल पूछो, ईडी का नोटिस ले लो। जब मोदी 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 थैंक यू मोदी जी बोलो, नोटिस वापस से ले जाए, वो डाकिया वापस नोटिस समन को ले जाए। वापस सवाल पूछो रोजगार कहां गया, तो वापस नोटिस चालू वहां से रवाना हो जाए। ये इस तरह से क्या गवर्नेंस चलती है क्या देश में? देश का संविधान है, देश का कानून है, और इस संविधान और कानून के लिए आपके और मेरे और प्रत्येक हिंदुस्तानी के पुरखों ने अपना लहू दिया है। उस कानून को, उस संविधान को आप जब आपकी मर्जी होती है डेंट मार देते हो। हमें डर नहीं है, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हम तो अग्नि परीक्षा दे देंगे क्योंकि सत्य हमारे साथ है। हम डरते नहीं है, हम झुकने वाले भी नहीं है। अंग्रेजों के सामने ही नहीं झुके जो गोलियां बरसाते थे हिंदुस्तान के लोगों पे। हम उन लोगों से लड़े जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो जब हम अंग्रेजों से ही नहीं लड़े तो इन काले अंग्रेजों से हम क्या लड़ने वाले? इनको तो हम असत्य को हराएंगे, हम इनको वापस बताएंगे कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और कल राहुल गांधी जी और देश भर में जो हम प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह से आज भी देश भर में प्रेस वार्ताएं हो रही है, जयपुर में मैं आया हूं, कोई लखनऊ गए हैं,
कोई पटना गए हैं, कोई और जगह गए हैं, वहां पे प्रेस वार्ताओं के माध्यम से इस पूरे मामले की विधिवत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आप कल प्रोटेस्ट करेंगे लीगल और राजनीतिक तौर पे दोनों तरह से। प्रोटेस्ट में क्या डिमांड रहेगी, क्योंकि आपकी बात को मानने वाले डिमांड ये रहेगी कि देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। उन जनता की अदालत में हम बताएंगे कि ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको, देश के युवाओं को ये जवाब ना देना पड़े कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है। ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि देश के बुजुर्गों को ये जवाब ना देना पड़े कि 40 साल की सबसे कम ईपीएफ पर ब्याज भाजपा की मोदी सरकार दे रही है। ये इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि देश में महंगाई दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 7.5 से 8% के बीच रहने का अनुमान है। तो ये हम देश के लोगों के सामने ये मुद्दे रखेंगे। ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, जो डाइवर्ट करके, डिस्टॉर्ट करके, डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो मुद्दों को, ये देश के लोगों के सामने हम रखेंगे। और जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं है, ऐसा हमारा और कांग्रेस पार्टी का विश्वास है। सर आपने जो बात कही नॉन प्रॉफिटेबल फर्म के पास ये सारे जो इक्विटीज हैं, ये फर्म क्या काम कर रही है वर्तमान समय? ये नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म है और इसके अपने उद्देश्य है जिसके लिए ये बनी है। मैं आपको बता रहा हूं, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है और वन ऑफ द उद्देश्य ये है कि जो इस तरह के समाचार पत्र जो आजादी के समय से चले आ रहे हैं, आजादी के समय की जो धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करने का काम। इसी के उसके लिए अलग से एक दिन और कोई कल सादरा मंत्री तो आप वहाँ आप देखते रह जाओ, चाय वाय लाओ भाई। तो विधिवत इस संबंध में कोई सवाल नहीं है। क्या हम प्रेस वार्ता को समाप्त करें विधिवत, फिर नीचे आपसे वार्ता करें? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। कहाँ किसको मिला रहे हो? प्रोग्राम तो आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा और गौरव वल्लभ को, जिन्होंने जमकर बीजेपी पे निशाना साधा और कहा कि कल सुबह कार्यालय से, पीसीसी कार्यालय से और ईडी दफ्तर तक